जियांग ने अपने हाथ से अपना सिर छूना शुरू किया और खुद को उलझन में पाया क्योंकि उसने इन पदार्थों के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। अब वह बस गुरु से पूछ सकता था। उसका शरीर काफी देर से तरल में डूबा हुआ था, इसलिए अपनी उंगली से जियांग ने स्विच बंद कर दिया। तभी बिना कपड़ों वाली एक महिला प्रकट हुई और पूछा कि क्या मेजर जियांग जाग रहे हैं। यह सुनकर जियांग की आंखें भ्रम से चौड़ी हो गईं और उसका ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। और उसने पूछा कि उसने उसे मेजर क्यों कहा था। महिला ने अपना हाथ एक तरफ बढ़ाया और बताया कि जब जियांग बेहोश था, दाजी की प्रतिभा रैंकिंग के शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों को मेजर के पद पर पदोन्नत किया गया था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और मुस्कुराते हुए बताया कि जब जियागांग जियांग को अस्पताल लेकर आया था तो उसके शरीर के लगभग सभी ऊतक मरने के कगार पर थे और सभी को लगा था कि जियांग बच नहीं पाएगा। उसने पूछा कि जियांग कैसा महसूस कर रहा है और क्या उसे कोई तकलीफ हो रही है। हमारा लड़का उसे देखने लगा और बताया कि वह पूरी तरह से ठीक हो गया है। महिला कैप्सूल के पास गई और पोषण कक्ष से दिव्य आत्मा द्रव और प्राणवायु द्रव लेने का फैसला किया। चूंकि ये बेहद कीमती संसाधन थे, इसलिए उनके युद्ध जिले ने जियांग को बचाने के लिए इन्हें राजधानी से तुरंत मंगवाया था। उसने सोचा कि चूंकि जियांग ने इस बार इन सब का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए वे इन्हें भविष्य में अन्य रोगियों के लिए रख सकते हैं। महिला कैप्सूल के पास गई, उस पर हाथ रखा और आश्चर्य से उसका जबड़ा खुला रह गया। जियांग कैप्सूल से बाहर आया, अपने सिर को छूने लगा और एक बनावटी मुस्कान के साथ बताया कि जागने के बाद उसे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए उसने सारा द्रव पी लिया था। छोटा शियाओजिया उसके कंधे पर बैठा था। जियांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को शर्माने और दोषी महसूस करने से नहीं रोक सका, यह जानते हुए कि अगर बच्चे अच्छे व्यवहार नहीं करते तो यह उसकी गलती है। यह जिम्मेदारी केवल माता पिता ही उठा सकते हैं। वो कैशेन कमरे में दाखिल हुआ, जियांग की ओर उंगली से इशारा किया और महसूस किया कि वह बहुत भाग्यशाली है क्योंकि वह सिर्फ एक हफ्ते में ही ठीक हो गया था। हमारे लड़के का ध्यान अपने मालिक पर केंद्रित हो गया और मुस्कुराते हुए उसने हाथ हिलाना शुरू कर दिया। वह महिला डुआन फेंग के पास आई, अपनी आंखें बंद कर लीं और उदास भाव से बताया कि जियांग ने सारा तरल पदार्थ पी लिया है। डुआन फेंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसने महिला को जाने का आदेश दिया। गुकैशेन ने उलझन भरे भाव से पूछा कि क्या कोई समस्या है और बताया कि जियांग ने बस थोड़ा सा तरल पदार्थ पिया है। डुआन फेंग ने गंभीर नजरों से बताया कि जियांग ने आत्मा सार और महत्वपूर्ण सार की 10 खुराकें पी ली हैं, जिनकी कीमत 2 लाख योग्यता अंक है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जियांग से इसकी कीमत वसूले या नहीं। गुकैशेन क्रोधित हो गया और उसने उसे आदेश दिया कि वह खुद इसकी कीमत चुकाए क्योंकि जियांग के लिए योग्यता अंक प्राप्त करना आसान नहीं था। फिर वह हमारे लड़के के पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और गर्व भरी नजरों से उसे सारा तरल पदार्थ पीने के लिए बधाई दी, क्योंकि अगर कोई सामान्य व्यक्ति भी उसमें थोड़ा सा भीग जाए तो वह लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकता है। जियांग अपने मालिक को देखने लगा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे एहसास हुआ कि नन्हे जाओ जिया ने सारा तरल पदार्थ क्यों पी लिया था। गुकैशेन ने जियांग की तरफ आंख मारी और मुस्कुराते हुए देखा कि जियांग अभी भी पुण्य अंकों का असली मूल्य नहीं समझ पाया था, जिससे पता चला कि वह जो कुछ भी चाहता है और जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, वह पुण्य अंकों से प्राप्त किया जा सकता है।
यह सुनकर जियांग की आंखें खुशी और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने पूछा कि क्या वह पुण्य अंकों को समय के जल से बदल सकता है। गंभीर भाव से गु कैशिन ने कहा नहीं, क्योंकि वह चीज स्वर्ग और पृथ्वी का एक दुर्लभ खजाना थी और पृथ्वी की गहराइयों में उसके बारे में शायद ही कोई किंवदंतियां थीं। यह ऐसी चीज थी जिसे किसी ने कभी नहीं देखा था। जियांग ने पूछा कि क्या वह पुण्य अंकों को समय की नदी की एक धारा से बदल सकता है। गु कैशिन ने कहा कि उसे भी नहीं खरीदा जा सकता। जियांग ने पूछा कि क्या उसे स्तर 3 और 4 के बीच समय से संबंधित दिव्य अस्त्र मिल सकते हैं। गु कैशिन ने उसे डांटा और सपने देखना बंद करने को कहा। जियांग ने सोचा कि अब केवल एक ही विकल्प बचा है। हमारे लड़के की आंखें भय और भ्रम से भर गईं। जब उसने पूछा कि क्या वह समय के टुकड़ों के बदले पुण्य अंक प्राप्त कर सकता है। गु कैशिन ने अपनी ठुड्डी को छूना शुरू किया, अपना सिर डुआन फेंग की ओर घुमाया और याद आया कि पुराने डुआन के पास भी कुछ ऐसे ही थे। डुआन फेंग का ध्यान उन पर केंद्रित था और आश्चर्य से उसका जबड़ा खुला रह गया। गंभीर दृष्टि से उसने समय के टुकड़ों की कल्पना करना शुरू किया और बताया कि वे प्राचीन आयामी खंडहरों के ढहने के बाद बने उत्पाद थे। वर्तमान में दजहिया में केवल 2 टुकड़े बचे थे और उन्हें 1,50,000 पुण्य अंकों के बदले बदला जा सकता था। जियांग की आंखें आशा से चमकने लगीं। वह डुआन फेंग के पास गया, एक हाथ उसकी छाती पर रखा, दूसरा हाथ एक तरफ बढ़ाया और कहा कि उसे समय के 2 टुकड़े चाहिए और यह भी पूछा कि क्या कोई तरीका है कि एक और टुकड़ा मिल सके। डुआन फेंग ने अपना हाथ बढ़ाया और बताया कि और कोई नहीं है, क्योंकि प्राचीन खंडहर एक स्वतंत्र अंतरिक्षमय थे जो बाहरी ताकतों से प्रभावित नहीं हो सकते थे। प्राचीन खंडहर स्वाभाविक रूप से ढह जाते हैं। ढहने के बाद उनके भीतर का समय एक ठोस रूप में संघनित हो जाता है, जिसे समय के टुकड़े कहा जाता है। उसने यह भी बताया कि अगर जियांग को एक और टुकड़े की जरूरत हो तो वह महान स्वप्नदृष्टा से पूछ सकता है कि वह कब लौटेगी। उत्सुकता भरी निगाहों से हमारे लड़के ने पूछा कि वह अब कहाँ है। डुआन फेंग उसकी छत की दरारों की कल्पना करने लगा और बताया कि वह क्यों जियांग दरार को सील कर रही है। उसे यकीन था कि वह लौटने वाली है। दिन का समय था और सूरज आसमान में ऊंचा चमक रहा था। अब जब जियांग ठीक हो गई थी, गु कैक्सिन ने फैसला किया कि अस्पताल छोड़कर घर जाकर आराम करना बेहतर होगा और बताया कि 3 दिनों में समारोह शुरू होगा। डुआन फेंग ने बताया कि समारोह महत्वपूर्ण था। वह जानता था कि उन्हें जल्द से जल्द निकलकर तैयारी करनी चाहिए। जियांग ने जाने से मना कर दिया क्योंकि वह कम प्रोफाइल रखना चाहता था, लेकिन गु कैक्सिन ने कहा कि कम प्रोफाइल रखने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि सभी जानते थे कि जियांग ने मकड़ी रानी को मार डाला था और प्रेमी को हरा दिया था। जियांग अपने अपार्टमेंट में लौट आया और सोफे पर लेट गया, अपना सिर अपनी बाहों पर टिका लिया। वह छत को देखने लगा और उसे याद आया कि लिटिल नाइन और शियाओ जिया प्रजनन करने वाले थे। इसके अलावा शियाओ जिया नई क्षमताएं प्राप्त कर सकता था और सभी चीजों के पैतृक वृक्ष ने भी नए फल दिए थे। उसने महान स्वप्नदृष्टा के लौटने से पहले यह सब हल करने का फैसला किया। जियांग ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी हथेली में ऊर्जा इकट्ठा होने लगी। उसने पहले लाल खोल वाले भृंग की क्षमता निकालने का फैसला किया। एक सिस्टम विंडो दिखाई दी, जिससे पता चला कि लाल खोल वाला भृंग एक आपदा स्तर की आपदा थी। इसकी कई विशेषताएं थीं। पहली को सर्वोच्च आक्रमण तकनीक कहा जाता था। यह कणों का उपयोग संघनित करने के लिए कर सकता था
और उन्हें हिलाने से एक नारकीय दृष्टि का आह्वान किया जा सकता था और पाताल लोक से एक राग का प्रदर्शन किया जा सकता था। इसकी शक्ति लाल खोल वाले भृंगों की संख्या पर निर्भर करती थी और इस तकनीक के 9 स्तर थे। पहले स्तर पर संघनित होने के लिए 1,29,000 लाल खोल वाले भृंगों की आवश्यकता होती थी और जैसे जैसे एक स्तर ऊपर जाता था, आवश्यक मात्रा 10 गुना बढ़ जाती थी। जियांग ने अपनी उंगली सिस्टम विंडो की ओर बढ़ाई और उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं और उसे यह एहसास हुआ कि यह एक बेहतरीन आक्रमण तकनीक थी जिससे वह स्तब्ध रह गया। वह जानता था कि अगर उसने अभी इसका इस्तेमाल किया तो घर नष्ट हो जाएगा, इसलिए उसने तय किया कि बेहतर होगा कि इसे किसी बॉस के खिलाफ आजमाया जाए। जियांग अपनी चेतना के सागर में गया और देखा कि पैतृक वृक्ष पर एक नया फल था। उसे उम्मीद थी कि यह फल एक घोंसला होगा जिसमें 10 अरब कीड़े रहने की क्षमता होगी। जियांग ने कार्यात्मक फल नामक फल को सक्रिय किया और 100 अरब कीड़ों को रहने की क्षमता वाले कीड़ों का एक छत्ता प्राप्त किया। जियांग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका क्योंकि पुश्तैनी पेड़ ने उसे कभी निराश नहीं किया, जबकि हमारे लड़के की आंखें खुशी से चमक रही थीं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसमें से कीड़े निकलने लगे। मुस्कुराते हुए उसने नन्ही नाइन को खुशखबरी दी कि अब वह अपने नए घर में जा सकती है और प्रजनन कर सकती है। यह सुनकर वह खुश हो गई और उसने सभी कीड़ों को नए घोंसले में जाने का आदेश दिया। अब जब उसने कीट पदार्थ का ध्यान रखा था तो उसने दिव्य आत्माओं द्वारा निर्मित फल निकाला और उसे ध्यान से देखने लगा। पिछली लड़ाई में झाओई और अन्य लोगों ने फल को पानी देने के लिए भटकती आत्माओं को इकट्ठा किया था और आखिरकार वह फल पक गया था। जियांग ने क्षमता के फल को सक्रिय किया और वह तब तक फटता रहा जब तक कि जियालाई कुल का एक देवता नहीं बन गया। तंत्र ने पूछा कि क्या वह इसे मिलाना चाहता है। जियांग की आंखें खुशी से चमकने लगीं और उसका ध्यान उससे निकलने वाली शक्तिशाली ऊर्जा पर केंद्रित हो गया। अगर पैतृक वृक्ष न होता तो उसकी चेतना का सागर पहले ही फट चुका होता। उसे याद आया कि उसके गुरु ने एक बार कहा था कि 9वें स्तर के जागृत व्यक्ति के लिए 10वें स्तर तक पहुंचने के लिए, जिसे दिव्य पद कहा जाता है, केवल एक ही आवश्यकता है, उसे एक दिव्यता को संघनित करना होगा। उसने दिव्यता को मिलाने का फैसला किया। दिव्यता उसके माथे में प्रवेश कर गई, जिससे उसकी आंखें चमकने लगीं और उसे भयानक दर्द होने लगा। एक नई सिस्टम विंडो दिखाई दी और उसे सर्वोच्च योद्धा नामक एक नया वर्ग, दिव्य स्तर का युद्ध देवता और अजय दिव्य मुट्ठी युद्ध देवता परिवर्तन और शाही युद्ध संरचना नामक 3 नई क्षमताएं प्राप्त हुई। जियांग ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और उसे गौर से देखने लगा। उसने अभी अभी एक और दिव्य वर्ग प्राप्त किया था, अब कुल मिलाकर 3 हो गए थे। हालांकि उसका नाम अतिशयोक्तिपूर्ण लग रहा था। यह वर्ग निकट युद्ध के लिए एकदम सही था। अब वह इसे अपनी आस्तीन के एक नए इक्के के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। इस वर्ग और हाथी देवता के शरीर के साथ उसे यकीन था कि वह जियांग वुशुआंग के दिव्य शरीर को पार कर सकता है। फिर एक और सिस्टम विंडो दिखाई दी जिससे पता चला कि नन्हे नौ ने 8 अरब कीटों को जन्म दिया था और जियोजिया के पास कुल 60 लाख भृंग थे। जियांग का ध्यान सिस्टम विंडो पर गया और आश्चर्य से उसका जबड़ा खुला रह गया, यह महसूस करते हुए कि कौशल का अत्यधिक परिवर्तन और उसका बेतरतीब त्वरण और संख्या में वृद्धि बहुत शक्तिशाली थी। उसकी कीट सेना आकार ले रही थी। जब जियांग का ध्यान भंग हो रहा था, तभी किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दिया। हमारा लड़का यह न जानते हुए उत्सुक हो गया कि क्या
महान स्वप्नदर्शी लौट आया था। जियांग ने दरवाजा खोला और देखा कि गु कैशिन और डुआन फेंग थे। डुआन फेंग ने अपना सिर छूना शुरू किया और घबराहट भरे भाव से बताया कि वे महान स्वप्नदर्शी को अपने साथ लाए हैं और उससे अभिवादन करने के लिए कहा। गु कैशिन ने अपनी मुट्ठी भींच ली और गंभीर नजरों से उसे देखने लगी। अपना हाथ दरवाजे पर टिका दिया। महान स्वप्नदर्शी जियांग के अपार्टमेंट में दाखिल हुई और गंभीर भाव से उन्हें जाने के लिए कहा। यह सुनकर गु कैशेन का ध्यान उस पर गया और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह जियांग के अपार्टमेंट में दाखिल हुई और उन्हें जाने का आदेश दिया। गु कैशेन ने अपने हाथ अपने मुंह के पास रखे और जियांग को समझाया कि अगर कोई विरोध नहीं कर सकता तो उसे झुकना सीखना होगा। अगर कोई महिला उससे 3 साल बड़ी हो तो उसे उसे सोने की एक सिल्ली देनी चाहिए। अगर कोई महिला उससे 30 साल बड़ी हो तो उसे उसे एक साम्राज्य देना चाहिए। और अगर कोई औरत उससे 300 साल बड़ी हो तो उसे उसे अमरता की गोली देनी चाहिए। डुआन फेंग ने उसके सिर को छूना शुरू किया और गु कैशिन से कहा कि उसे भी मौत के मुंह में न घसीटे। महान स्वप्नदर्शी ने अपना हाथ सोफे पर रखा और प्यार भरी नजरों से जियांग को मूर्ख कहा। यह देखकर हमारे लड़के को गु कैशेन का मतलब समझ आ गया। वह जियांग के पास जाने लगी। हमारे लड़के ने पूछा कि उसके कपड़े पिछली बार से अलग क्यों हैं। उसने जियांग की गंध सूंघनी शुरू कर दी और मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या वह देवता बन गया है। जियांग ने दूसरी तरफ देखा और उलझन भरे भाव से सोचा कि शायद यह उस प्राचीन देवता के खून की गंध है जो उसके शरीर में रह गया था। वह जियांग के बगल वाले सोफे पर बैठ गई और हंसने लगी, यह महसूस करते हुए कि वह देवता नहीं बन सकता क्योंकि वह अभी अपने तीसरे रूपांतरण में था। जियांग को पसीना आने लगा और उसने सोचा कि संघनित देवत्व के बारे में बात न करना ही बेहतर है, क्योंकि आखिरकार उसने पहले ही काफी ध्यान आकर्षित कर लिया था। वह जियांग को देखने लगी और मुस्कुराते हुए पूछा कि वह इतना घबराया हुआ क्यों है और समझाया कि वह बस उसकी बहन है और उसे खाने वाली नहीं है। उसने बूढ़े गु को यह कहते सुना था कि जियांग को समय के टुकड़े चाहिए। जियांग ने पूछा कि क्या वह उन्हें पाने का कोई तरीका जानती है, जिस पर उसने बताया कि वे टुकड़े अब दक्सिया के इलाके में उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन एक जगह है जहां से उन्हें अभी भी पाया जा सकता है। उसने पूछा कि क्या जियांग ने 3 विदेशी द्वीपों के बारे में सुना है। जियांग ने कहा नहीं। वह उसकी ओर मुड़ी और बताया कि वे 3 द्वीप दक्सिया के दक्षिण पूर्व में स्थित थे और मूल रूप से खंडहर थे। यह सुनकर जियांग की आंखें आश्चर्य से भर आईं। महान स्वप्नद्रष्टा ने बताया कि बाद में वे वास्तविक दुनिया में विलीन हो गए, जिससे 3 द्वीप बन गए, पिंगलाई, फांगझांग और यिंगझो। 500 साल पहले दक्सिया ने 9 परिवर्तनों वाले पहले अजेय प्राणी का जन्म देखा था। मानव सम्राट के कुछ ही समय बाद 9 रूपांतरणों वाला एक और प्राणी अग्निदेव प्रकट हुआ। मानव सम्राट ने भूमिगत गुफाओं पर विजय प्राप्त करने की वकालत की, जबकि अग्निदेव ने अनाक्रमण का समर्थन किया। उनके बीच अंतहीन बहस हुई और अंत में अप्रिय रूप से अलग हो गए। बाद में कई लोगों के साथ अग्निदेव ने दक्सिया छोड़ दिया और अपना क्षेत्र स्थापित करने के लिए 3 विदेशी द्वीपों पर चले गए। अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए उसने एक दरार खोली और उसमें से कुछ निकालना शुरू किया, जिससे पता चला कि अग्निदेव ने दक्सिया छोड़ते समय कई मूल्यवान चीजें ली थीं, जिनमें समय के टुकड़े भी शामिल थे। एक जिज्ञासु भाव के साथ जियांग ने पूछा कि क्या अग्निदेव अब मर चुके हैं।
उसने दरार से एक चुरो निकाला और शांत दृष्टि से समझाया कि 9 रूपांतरणों की दीर्घायु 3000 वर्ष तक थी। उसे यकीन था कि अग्निदेव अभी भी जीवित हैं। उसने जियांग को सुझाव दिया कि वह जबरदस्ती टुकड़े न ले जाए, क्योंकि हालांकि 3 द्वीपों का क्षेत्रफल दक्षिया के बराबर नहीं था, फिर भी वे सदियों से ताकत जमा कर रहे थे और उनके पास दक्षिया से ज्यादा 7 और 8 रूपांतरित योद्धा थे। एक जिज्ञासु नजर से जियांग ने पूछा कि क्या उन्होंने कभी दक्षिया पर विजय पाने के लिए लौटने के बारे में नहीं सोचा था। उसने चुरो को आधा तोड़ा और बताया कि दक्षिया को राष्ट्रीय भाग्य का साथ मिला है और अग्निदेव के लोग लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हमारे लड़के ने पूछा कि क्या समय के टुकड़े पाने का कोई और तरीका है। उसने चुरो खाना शुरू किया, दूसरा आधा जियांग को दिया और शांत नजरों से बताया कि हालांकि दोनों पक्षों ने बहुत पहले ही संबंध तोड़ लिए थे, फिर भी वे एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। 500 साल पहले अलग होने के बाद से दोनों पक्षों की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं ने एक दूसरे को चुनौती दी थी। 400 साल पहले तक दक्षिया ने अपनी सीमाएं बंद कर रखी थीं और दूसरे पक्ष को आने की अनुमति नहीं थी। जब जियांग ने कारण पूछा तो उसने चुरो का एक निवाला लिया और कहा कि दक्षिया हमेशा हारता है। लगातार 100 वर्षों तक वे बिना कुछ किए हारते रहे और पीछे बहुत शर्मिंदगी छोड़ गए। इसलिए उन्होंने तय किया कि अब और प्रतिस्पर्धा न करना ही बेहतर है। लेकिन इस साल कुछ अलग था, क्योंकि दक्षिया के पास जियांग था और अब प्रतियोगिता फिर से शुरू हो सकती थी। जियांग ने सोचा कि अगर वह जीत गया तो वह समय के टुकड़े प्राप्त कर सकता है। महान स्वप्नद्रष्टा ने उससे कहा कि वह प्रतियोगिता को फिर से शुरू करने में जल्दबाजी न करे, प्रतियोगिता के लिए भी कुछ कदम उठाने होंगे। वह समय आने पर सूचना मिल जाती। हालांकि नियमों के अनुसार दोनों पक्षों को 30 वर्ष से कम आयु के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को भेजना होगा। इस मामले में जियांग नुकसान में था। जियांग के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। जब तक उसे समय के टुकड़े मिलते रहे वह कुछ भी करने को तैयार था। महान स्वप्नद्रष्टा ने खड़े होकर कहा कि महत्वाकांक्षा रखना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। उसने जाने का फैसला किया और जियांग को घर पर ही रहने और बाहर न जाने को कहा। वह जियांग को घूरने लगी और बताया कि दिव्य स्तर के हत्यारों की सूची में कई शक्तिशाली योद्धाओं ने जियांग को मारने का मिशन स्वीकार किया था। विभिन्न देशों के लोग जियांग को मारने आए थे, इसलिए उसने उसे बहुत सावधान रहने के लिए कहा। वीडियो यहीं समाप्त होता है।